ठीक, तो आज एक क्विक रिवीजन क्लास है केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की। कुछ टॉपिक जो हम पढ़ा चुके हैं उनको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, और फिर जो टॉपिक्स हमने नहीं पढ़ाए हैं जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बिल्कुल नहीं पढ़ाया है, डबल डिस्प्लेसमेंट किसी के केस में नहीं पढ़ाया है, तो उसको हम स्लोली पढ़ाएंगे। जो भी डाउट्स होंगे वो तुम लोग पूछ सकते हो थोड़ा सा बाद में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब केमिकल की बात हो रही है तो नाइन्थ में हम पढ़कर आए हैं केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। एक बहुत पेट एग्जांपल टीचर्स दे देते हैं और पूछते हैं बताओ क्या है, कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल। अब कैंडल की बर्निंग में दो चीजें हो रही हैं। एक जो विक है वो बर्न हो रही है, ब्लैक कलर की हो रही है, धीमे धीमे वो जल जाती है पूरी। दूसरा जो विक के आसपास वैक्स होती है वो पिघलती जाती है। जैसे जैसे जिस स्टैंड पे आपने कैंडल लगाई हो वो वैक्स उसमें जाके फिर से ठंडी होके वही नॉर्मल वैक्स बन जाती है, बस उसका शेप चेंज हो जाता है। तो बर्निंग ऑफ अ कैंडल एक क्लासिक एग्जाम्पल है फिजिकल प्लस केमिकल चेंज का। फिजिकल चेंज तब होता है जब सिर्फ स्टेट में चेंज आए प्लस नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। एक सिर्फ एक यही हिंट है जो फिजिकल और केमिकल चेंज को सेपरेट करता है। कई सारे फिजिकल चेंजेस ऐसे हैं जो कलर भी चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल मैं सफेद पानी में रेड कलर की इंक डाल दूं, वो डिसॉल्व हो रही है, वो एक फिजिकल चेंज है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, वो सिर्फ घुल रही है। ठीक, हम लेमनेड बनाते हैं, नींबू पानी, नींबू को पानी में घोल देते हैं, सिर्फ एक लेमन के मॉलिक्यूल्स को वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हम मिक्स कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यानी जिसमें कोई नई चीज ना बने वो चेंज कैसा है हमारा, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस हमारे कोर्स में नहीं है। 10th में हम जो भी पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री बेस पे पढ़ेंगे, यानी केमिकल चेंज। आगे आने वाले चैप्टर्स में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, मेटल्स और नॉन मेटल्स है, एसिड बेसिस सॉल्ट है, इनमें से किसी का भी फिजिकल प्रॉपर्टी बोर्ड के पेपर में लिखना आपको 0 नंबर देगा। यानी अगर अनटिल अनलेस पूछा ही जाए राइट 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, वरना आप फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट बोर्ड के एस्पेक्ट में नहीं कर सकते, 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमने बेसिकली इस पूरे सेशन केमिस्ट्री में केमिकल चेंजेस के बारे में ही पढ़ना है। भाई कैसे पहचाने जी कि केमिकल चेंज हो रहा है, तो उन्होंने कहा 4 चीजों का हिंट रखो, इनमें से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा भाई। अच्छा जी, क्या? सबसे पहले न्यू सब्सटेंस बनेगा। अब न्यू सब्सटेंस 2 कैटेगरी में बांट दिया, या तो बनेगा प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट ये होता है सॉलिड, बैठ जाता है नीचे। आगे अभी ऐसे रिएक्शंस आएंगे जिनमें मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो वो सॉलिड सब्सटेंस बना और वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, वो बैठ गया नीचे। जैसी बात है, लिक्विड से सॉलिड भारी होगा, डेंसर होगा, वो नीचे बैठ जाता है। तो उसको हम डिनोट करते हैं डाउनवर्ड एरो से। या फिर न्यू सब्सटेंस में बनती है गैस। अब गैस हल्की होती है तो गैस को हम डिनोट करते हैं अपवर्ड एरो से, कि वो ऊपर उठ जाती है। ठीक, या फिर क्या हो सकता है, कलर का चेंज हो सकता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें हम कलर चेंज के बारे में पढ़ाएंगे आपको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कलर चेंज के टॉपिक पे हम बात कर पाएंगे, उससे पहले खास उतनी बात नहीं होगी। फिर लास्ट में ये क्या कहता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, कलर चेंज हो गया, कुछ प्रेसिपिटेट बन गया, या फिर टेम्परेचर चेंज। अब टेम्परेचर चेंज का बेटा मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर घट भी सकता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा।
ये कैसे डिनोट करते हैं ये आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज हो रहा है। मान लो मैं आपके कॉपर सल्फेट में जिंक मिला रही हूं और जिंक सल्फेट और कॉपर बन रहा है। ऐसे बोल के जब हम रिएक्शंस बताते हैं या हम पूरा पूरा डिस्क्राइब करके लिखें, दैट इज नॉट फीजिबल, क्योंकि सिर्फ इन रिएक्शन के बारे में नहीं लिखना, और भी बहुत बातें लिखनी है। तो उन्होंने कहा भाई ये केमिकल चेंज तो हुआ, बट इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें। तो ये केमिकल चेंज की वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं केमिकल इक्वेशन से। तो इक्वेशन एक तरीके का सिंबॉलिक वे है केमिकल रिएक्शन को या केमिकल चेंज को लिखने का। आपने पिछले साल कुछ अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी थी। उन अच्छी अच्छी चीजों में वैलेंसी का टेबल था, जो कि मुझे तो नहीं लगता यहाँ बैठे सब में से किसी को भी पूरा पूरा याद होगा। वो टेबल लर्न करना कंपलसरी है। अनटिल अनलेस वो टेबल लर्न है तुम केमिकल कंपाउंड्स नहीं बना पाओगे। तो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, एक सेपरेट लेक्चर लेंगे जिसमें हम कंपाउंड्स बनाना सिखाएंगे। बट एक जिस्ट में कुछ होती हैं पॉजिटिव वैलेंसीज और कुछ होती हैं नेगेटिव वैलेंसीज। पॉजिटिव और नेगेटिव ही कंबाइन करके तुम्हारा मॉलिक्यूल बनाती। हम बात कर रहे थे केमिकल इक्वेशन की। जहां ये वर्ड आता है ना इक्वेशन, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू सिंबल। अब केमिस्ट्री में तो इक्वल्स टू कभी देखा नहीं है, तो यहां पे इसको डिनोट करते हैं एरो से, ठीक है। तो यहां पे कुछ होगा, इसको मैंने बोल दिया लेफ्ट हैंड साइड, एक एरो निकाली और इसको मैंने बोल दिया राइट हैंड साइड। क्लियरली एरो ये बता रहा है कि लेफ्ट में कुछ था वो अब राइट में बन गया, यानी लेफ्ट साइड केमिकल रिएक्शन हुआ जिसका रिजल्ट मैंने राइट साइड में लिखा है। तो लेफ्ट साइड में क्योंकि कोई चीजें रिएक्ट कर रही हैं तो उनका नाम दे दिया मैंने रिएक्टेंट्स, और राइट साइड में कुछ बन रहा है तो उसको मैंने कह दिया प्रोडक्ट्स। यानी रिएक्टेंट्स विल गिव राइज टू प्रोडक्ट्स। जो भी बन रहा होगा उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे, राइट साइड डाल देंगे। जो भी हम यूज कर रहे होंगे उसको हम लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स बोल के डाल देंगे। अभी जस्ट पहले मैंने कुछ चीजें बताई थी, 3 चीजें। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस बन रही है, यानी राइट साइड में प्लस कुछ गैस का नाम और एरो अपवर्ड्स। प्रेसिपिटेट का बनना, तो बन रहा है तो राइट साइड में प्लस केमिकल का नाम एरो डाउनवर्ड्स। इवोल्यूशन ऑफ गैस और प्रेसिपिटेट हो गया। कलर चेंज, आप यहाँ पे कलर लिखते हो, यहाँ पे भी कलर लिखते हो, दोनों साइड लिखना पड़ता है तब डिनोट होता है। तीसरा आया टेम्परेचर चेंज। तो अगर हीट लेफ्ट हैंड साइड में एडेड है, यानी हीट लग रही है रिएक्शन को करने के लिए, प्रोड्यूस नहीं हो रही या हो रही है तो कम हो रही है एज कंपेयर टू जितनी लग रही हो। ऐसे रिएक्शंस जहां पे लेफ्ट साइड हीट हो कहलाते हैं एंडोथर्मिक। नॉट जस्ट हीट, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, हीट हो सकती है, लाइट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, किसी भी टाइप की एनर्जी अगर लेकर रिएक्शन करना पड़े तो वो रिएक्शन क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक। ठीक, थर्म वर्ड है ना, इसीलिए मैं हीट रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, अगर एनर्जी लेने को कहते तो एंडो एनर्जिक, और भी पढ़ोगे एडियाबेटिक प्रोसेसेस, 11th का कोर्स है ये अभी काम का नहीं है। बट काम की बात क्या ध्यान में रखनी है कि अगर एनर्जी रिएक्टेंट साइड में है तो एंडोथर्मिक, और अगर एनर्जी प्रोडक्ट साइड में है यानी हीट रिलीज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं
एक्सोथर्मिक, एग्जिट ऑफ हीट, एंट्री ऑफ हीट। आई होप ये बात समझ में आ गई। जो भी टाइप का रिएक्शन मैंने बोल दिया उसके कम से कम दो दो एग्जाम्पल बैलेंस्ड मुंह जबानी लर्न होने चाहिए। एक टिप, पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड की बात कर रही हूं, रिएक्शंस मिल जाएंगे, पन्ने पलटने पड़ेंगे। शायद क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जाम्पल पूछा जा रहा हो और क्वेश्चन नंबर 10 में उसी टाइप का रिएक्शन दिया हो। तो ये अब आपकी ट्रिक है कि आप कैसे अपने पेपर को एनालाइज करके बिना दिमाग लगाए काम कर सकते हैं। समझ में आ गया? बट ऑन द सेफर साइड वी नीड टू लर्न मिनिमम 2 रिएक्शंस इन ऑल दी एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल हैं रिएक्शंस वो सब लर्न होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो जो तुम्हारी एक्टिविटीज हैं, अगेन आई ऑलवेज से पेपर हमेशा एनसीईआरटी से आता है, बीइंग द बोर्ड टॉपर माई सेल्फ, हमेशा एनसीईआरटी से। बट क्या है ना, हम एनसीईआरटी के टेक्स्ट को तो पढ़ लेते हैं, हम एक्टिविटी इग्नोर कर देते हैं। तो एक्टिविटी में भी रिएक्शंस हैं, तो सारी एक्टिविटीज उतनी ही क्लियरली पढ़नी होंगी। फर्स्ट एक्टिविटी जो दी है वो दी है कि इन्होंने मैग्नीशियम का रिबन लिया, इस रिबन को उन्होंने बर्न किया। मैं बोल रही हूं बर्न, जब मैं सिर्फ वर्ड बर्न बोलूं इसका मतलब है ऑक्सीजन इंक्लूडेड है। ठीक है, आप बायो में कुछ ऐसे चीजें पढ़ोगे जहां चीजें बर्न हो रही हैं बट विदाउट ऑक्सीजन, तो वो केसेस अलग हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे, बायो में करेंगे। यहाँ पे केमिस्ट्री में जब जब हम वर्ड बर्न बोल रहे हैं हमें ऑक्सीजन अपने आप रिएक्शन में ऐड करना है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस सपोर्ट्स कंबस्शन। तुम 8th में ये पढ़कर आए हुए हो, कैंडल का एक्टिविटी थी, एग्जाम्पल था, इट सपोर्ट्स कंबस्शन। तो मैंने मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम है, मेटल है, सिल्वरिश या ऐसी फिनिश का होता है रिबन, इसको मैंने बर्न किया ऑक्सीजन में और एक ऑक्साइड बन गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैं बोल रही हूं, मुझको पता है MgO होता है, तुमको तब तक नहीं पता चलेगा MgO होता है जब तक तुम्हारी वैलेंसीज क्लियर ना हो। तो होता क्या है, Mg की होती है 2+, O की होती है 2-, आपस में फैक्टर्स हैं, कट जाते हैं, एक्सचेंज के नाम पे कुछ एक्सचेंज हुआ नहीं तो MgO बन गया। दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज अ वाइट कलर पाउडर, ऑब्वियसली इट्स अ मेटल, सिल्वर फिनिश का होगा। एक रिबन है, सिल्वर फिनिश का है, उसको तुम बर्न करते जा रहे हो और नीचे ऐश के जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड नीचे गिर रही है। इसको बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंसिंग हम आपको थोड़े टाइम बाद सिखाएंगे। इतना क्लियर हो गया? अब ये आपने जो किया ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन था, आपने इसको खुद से बर्न किया है और तब वो प्रोड्यूस हुआ है। ऑब्वियसली बर्न हो रहा है तो ये पाउडर हॉट तो होगा ही, बट कोई अलग से हीट रिलीज नहीं कर रहा। मेरी बात समझना, हीट दोनों तरफ होगी, इनपुट होते वक्त भी, आउटपुट होते वक्त भी, बट हीट जहां ज्यादा उस टाइप का रिएक्शन माना जाएगा। अगर हीट दे ज्यादा रहे हो और निकल कम रही है तो ये एंडो हो गया, और अगर हीट दे नॉर्मल रहे हो और निकल ज्यादा रही है, फॉर एग्जाम्पल कोल बर्न करते हैं हम आग लगाते हैं कोल में, बट उसके बाद कोल कितनी देर तक कितनी ज्यादा हीट एनर्जी देता रहता है। तो बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ फ्यूल, आप बर्न कर रहे हो, आप आग लगा रहे हो, बट स्टिल वो जो आउटपुट एनर्जी है वो ज्यादा है, इसीलिए चीजें फ्यूल बनती हैं। आपने पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बट एक फ्यूल अच्छा तभी होता है जब उससे हीट या जो आप एनर्जी चाहो वो ज्यादा निकले। ठीक है ना? अगर आप एनर्जी लगाने में ही ज्यादा एनर्जी लगा दोगे
तो फिर आउटपुट का फायदा क्या है, वो एनर्जी यूज कर लो। समझ में आया? सो ऑन दैट नोट्स ओनली, पेट्रोलियम से बेटर फ्यूल केरोसिन निकला, केरोसिन से बेटर फ्यूल सीएनजी निकला, अब सीएनजी से बेटर फ्यूल इलेक्ट्रॉनिक ईवी व्हीकल्स जो चल रहे हैं, कि आप कम एनर्जी दे रहे हो और ज्यादा एनर्जी आपको मिल जा रही है। समझ में आ गई बात? नॉट जस्ट इट इज पोल्यूटेंट फ्री फ्यूल, इट इज मोर एफिशिएंट, कि आपको देना कम पड़ रहा है और मिल ज्यादा है। ठीक है ना? तो ये रिएक्शन में कोई हीट नहीं निकल रही, तो ये रिएक्शन क्योंकि हीट आप दे रहे हो, कैसा हो गया? एंडोथर्मिक। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक। क्लियर हो गई ये बात? ये रही मेरी पहली एक्टिविटी। कलर चेंज भी दिख गया, प्रेसिपिटेट भी बन गया। प्रेसिपिटेट इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि ना जब प्रेसिपिटेट बनता है तो कोई सोल्यूशन चाहिए रहता है, यहां कोई सोल्यूशन नहीं था। ठीक है? अब जब हमने ये चारों पॉइंट्स पढ़ लिए तो आपकी एक्टिविटी 2 में है कि सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैनुअल्स मिला दी। एक फ्लास्क लिया, उसमें एक पाइप लगाई और उसमें एसिड भर दिया। कॉर्क लगाने से पहले उन्होंने उसमें जिंक डाल दिया और बंद कर दिया। अब वो पाइप के माध्यम से ऐसा लगा कि कुछ गैस निकल रही है, फील हुआ, दिखती तो है नहीं, ज्यादातर गैसेस नहीं दिखती, एक दिखती है, वो जो दिखती है उसके बारे में जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक? तो अब इस केस में हो क्या रहा है, तुम्हारा जिंक सल्फेट बन रहा है प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। ये हो गया जी गैस इवॉल्व होने वाला। अब इस टाइम पे क्या होता है, तुमने सिर्फ जिंक मिलाया है, तुमने कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, बट जब आप कॉनिकल फ्लास्क को टच करोगे तो वो हॉट होगा, यानी ये रिएक्शन कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अच्छा, ये ना ये जो ये स्पेशल एलिमेंट H2, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है कि अगर H2 के सामने तुम किसी भी तरीके की फायर लाओ, यानी H2 को बर्न करने की कोशिश करो, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। जो आपके पॉप अप पटाखे है ना, वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन से बने। तो आप जैसे ही फोर्स लगाते हो, वो फ्रिक्शन की वजह से उसको बर्न करता है और पॉप की साउंड प्रोड्यूस होती है। तो अगर कैसे भी क्वेश्चन कई बार आता है, केस स्टडी में अक्सर आता है और आएगा कि मान लीजिए आपने कुछ केमिकल रिएक्शन किया एंड गैस A is evolved. When a firecracker or fire is brought near the gas, it burns with the pop sound. Identify the gas. So the pop sound gas is H2 gas. Clear हो गया? हमेशा ये याद रखना। अगर ये पूछा जाए how will you test that the gas evolved is H2? So we will bring fire in front of the gas. If the gas burns with pop sound, that proves that the gas is hydrogen gas. Am I clear? समझ में आ गया? अब ये जो मैंने अभी ये लिखा, ये ऐसे तुम लोग को ये फेमिलियर था पर मैंने अभी पढ़ाया नहीं। ये जो मैं लिख रही हूं ये केमिकल इक्वेशन, ऑब्वियसली रिएक्शन ही रिप्रेजेंट होता है इक्वेशन से। रिएक्शन के लिए मैं ऐसे लिखती कि सल्फ्यूरिक एसिड is added to zinc granules, या other way around, zinc granules is added to sulfuric acid to get zinc sulfate and hydrogen। भैया बहुत बड़ा है, मैं इसे लिखा भी नहीं जा रहा, आई गॉट टायर्ड। तो सोचो कितने रिएक्शंस साइंटिस्ट को लिखने पड़े होंगे। सो देयर इज अ नीड of representing all these chemicals in the form of their compounds, elements and show them with the help of symbols, ताकि काम हमारा आसानी से हो जाए। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो 2 रिएक्शन हम कर चुके हैं, नोट डाउन करते चलना कि कितने रिएक्शंस हो गए। सारे रिएक्शंस बाय हार्ट होने चाहिए, एनसीईआरटी के, और किसी किताब की छूने पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बशर्ते एनसीईआरटी की एक एक एक्टिविटी का एक एक शब्द आपका पढ़ा हुआ। ठीक है, अगला ये कहते हैं कि भाई ऐसा है कि ये केमिकल रिएक्शन जो तुम लिख रही हो, केमिकल इक्वेशन जो तुम लिख रही हो, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट है सबसे पहला कि बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। भाई तुम पिछले साल पढ़कर आए हो डाल्टन्स पोस्टुलेट्स, उसमें तुमने पढ़ा था कि जितना मास पहले है उतना मास बाद में रहेगा, चेंज नहीं होगा। जितने एटम मॉलिक्यूल पहले हैं उतने एटम मॉलिक्यूल बाद में रहेंगे, चेंज नहीं होगा। का मतलब क्या है कि दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट तरफ बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो पहली कंडीशन है कि कोई भी रिएक्शन लिखते वक्त आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। सेकेंड, उनका स्टेट लिखना है, सॉलिड में सॉलिड, लिक्विड में लिक्विड, गैस में गैस, या ऐसा वाला सिंबल बना दो। प्रेसिपिटेट बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, ऐसा वाला सिंबल बना दो। प्लस एक फॉर्मेट होता है एक्वस, एक्यू। एक्वस मीन्स कि आपने उसको वाटर में घोल करके रिएक्शन कराया। एक स्लाइट इनसाइट एसिड्स बेसिस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगी, फिर भी एक बता दूं बात, ये जो एसिड है ना अपने HCl, H2SO4, ये सब पाउडर्ड फॉर्म में भी आते हैं, और पाउडर्ड फॉर्म में ये एसिडिक नेचर शो नहीं करते। ये तब तक एसिडिक नेचर शो नहीं करेंगे जब तक इनको हम डिसॉल्व्ड या एक्वस फॉर्म में ना करें। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये एक्वस स्टेट भी डिनोट करना इस चैप्टर में तो नहीं इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस चैप्टर में आप सिर्फ टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हो। अगले चैप्टर से एसिड बेसिस की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, तो तब जरूरी होगा ये पता होना चाहिए कि एक्वस में है। अगर एक्वस में नहीं है तो तुम लाख पीएच स्केल पे एसिड डालते रहो पाउडर फॉर्म में, कोई ब्लू लिटमस रेड नहीं होगा, कोई पीएच स्केल -7 के नीचे नहीं जाएगा। कब तक? जब तक उसको डिसॉल्व फॉर्म में ना डालो। सो एसिड्स एंड बेसिस दे डू नॉट शो देयर प्रॉपर्टी until unless they are in the dissolved form। हम एंटासिड खाते हैं ना, वो दवाइयां खाते हैं, डाइजीन चबा जाते हैं हम चबाते हैं। व्हाट आर वी मिक्सिंग? वी आर मिक्सिंग आवर सलाइवा एंड देन इट एक्टिवेट्स, वरना वो बेस पड़ा है। सोडा पाउडर, बेकिंग सोडा मम्मी डब्बी में भर के रखती हैं, कुछ नहीं होता, उसको जरा सा एक चम्मच को हल्के से 2 बूंद पानी में मिलाओ और तुरंत झाग बन जाती है। कर्ड में डालते हैं, डोसा बैटर में डालते हैं, इडली बैटर में डालते हैं, आपके बैटर, केक्स वगैरह, एवरीथिंग जिसमें भी राइस करना हम यूज करते हैं, बट वी ऑलवेज फर्स्ट डिसॉल्व इट एंड देन यूज इट। द रीजन इज इट इज नॉट एक्टिव इन इट्स सॉलिड स्टेट। इज माई पॉइंट क्लियर? यहाँ प्रूफ हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है, तो एक्वस वहां डिनोट होता है कि जब कोई केमिकल बिना डिसॉल्व हुए यूज ना हो पा रहा हो। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, तो पहला काम क्या है? एक बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए। दूसरा काम क्या है? सारे सिंबल्स करेक्ट स्टेटेड हो। तीसरा, टेम्परेचर शो हो भाई सही से। जहां हीट ज्यादा है, जहां एनर्जी जो लग रही है, आगे हम अभी एक रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें सनलाइट यूज हो रही होगी, तो उसमें नेसेसरी है सनलाइट लिखना। जैसे फोटोसिंथेसिस तुमने पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल और सनलाइट ना लिखो तो वो रिएक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो चीजें हैं जो यूज हो रही हैं। तो जो चीजें यूज हो रही हैं उनका सिंबलिक फॉर्म या उनको टेक्सचुअल फॉर्म में लिखना, मेंशन करना कंपलसरी है। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग मैं अभी थोड़े समय के लिए स्किप कर रही हूं, बैलेंसिंग मैं टुवर्ड्स द एंड समझाऊंगी इसी के। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बहुत ध्यान से, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो टाइप मींस कई बार आता है भैया आइडेंटिफाई करो, कई बार आता है कि कंप्लीट करो, कई बार आता है एग्जाम्पल दो। ठीक है, तो पहले तो टाइप है जो दो आपस में रिलेटेड है, कॉम्बिनेशन, और इसका काउंटर पार्ट डिकम्पोजिशन।
फिर दो टाइप हैं, आपस में रिलेटेड हैं, अभी जस्ट पढ़ाया मैंने, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। फिर एक स्पेशल डिस्प्लेसमेंट, और एक इसका बड़ा भाई डबल डिस्प्लेसमेंट। और इन सबके मम्मी पापा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। Each reaction, every reaction in this universe is a redox reaction. मैं रिडॉक्स क्यों बोल रही हूं? ये कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन ऑपोजिट है, बट कभी साथ साथ नहीं होता। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी ऑपोजिट है, हमेशा साथ होते हैं। तो पढ़ाया अलग अलग जाएगा, बट बोला क्या जाता है? रिडॉक्स। एनी रिएक्शन, नहीं समझ में आ रहा हो क्या लिखें? रिडॉक्स लिखा हो। कोई रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन ना हो ऐसा नहीं होता। अब हमें क्या पढ़ाया गया है? क्योंकि अभी हमें फर्स्ट चैप्टर तक ज्यादा ज्यादा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इनके बारे में पता है, तो हमारे लिए रिडॉक्स इसी में सीमित है कि ऑक्सीजन जिनका आना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन, हाइड्रोजन का आना रिडक्शन, हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीडेशन। क्योंकि हमारी सीमा अभी इसी में है, हमें हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन ही पता है। आगे आगे चलेंगे, जब 11th भी हो सकता है, तब तुमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज भी रिड्यूस और ऑक्सीडाइज करता है, वैलेंसी का चेंज भी रिड्यूस और ऑक्सीडाइज करता है। तो अगर वैलेंसी चेंज हो रही है, भाई एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में बन रहा है, वैलेंसी चेंज हो सकती है। हो सकता है इस टाइम 2 एटम लग रहे हैं, उस टाइम 1 एटम लग रहा हो, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है। नॉट जस्ट दिस, एनी एक्सचेंज इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ऑब्वियसली कोई चीज कहीं से आ रही है तो कहीं से ली जा रही होगी, तभी उसके पास आ रही है, इसलिए ये दोनों साइमल्टेनियस होते हैं। तुमने न्यूटन में पढ़ा था थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये वही रिडॉक्स है कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहीं ऑक्सीजन आ रहा है तो पैदा तो नहीं हो रहा है, कहीं से छिन के आ रहा है, यानी कोई चीज रिड्यूस हो रही होगी तभी कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक। ऑब्वियसली तुमको इन दोनों में मेरा एक्सप्लेन कर पाना, या इवन इसमें और इसमें एक्सप्लेन कर पाना कि रिडॉक्स हो रहा है, थोड़ा कठिन है, क्योंकि अभी तुम्हें इलेक्ट्रॉन के इंटरचेंज से रिडॉक्स नहीं समझाया जाएगा। इट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर कोर्स। एम आई क्लियर? अब पहचान, तो अगर हमें कुछ ना समझ में आए तो रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स। सेफ साइड, दे विल नॉट मार्क यू, दे कैन नॉट मार्क यू रॉन्ग, बट ट्राई कि हम ज्यादा बेटर आंसर लिखें। जैसे ये पीली वाली भी ट्यूबलाइट है और सफेद वाली भी ट्यूबलाइट है, बट पीली वाली को हम एम्बियंट लाइट करके बोलते हैं बिकॉज दैट सूट्स इट मोर, बट है तो दोनों लाइट ना। एक CFL भी जला दूंगी तो कहूंगी तो उसको लाइट ना। गेटिंग माई पॉइंट? सो एवरीथिंग इज अ सोर्स ऑफ लाइट, बट ऑब्वियसली उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है। तुम सबको मैं इंसान बुला लूं, बट तुम सबका एक स्पेसिफिक नेम है, तो तुम लोग को अच्छा लगेगा अगर मैं तुमको तुम्हारे नाम से बुलाऊं। उसी तरीके से कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन को अच्छा लगेगा अगर आप उसको उसी के नाम से बुलाएं। और ये दोनों तो बहुत आसान है, सबसे सस्ते रिएक्शन है। चलो तो आओ इन लोग को थोड़ा सा देखें। कॉम्बिनेशन, जब चीजें कंबाइन हो, कॉम्बिनेशन जब कुछ कंबाइन हो रहा है, यानी बहुत सारी चीजें होंगी और मिलके एक चीज बन रही होगी, यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको जज कैसे किया जाए? व्हेन देयर आर मोर रिएक्टेंट्स एंड अ सिंगल प्रोडक्ट। कंबाइन हो गया भाई, कॉम्बिनेशन। इसका ऑपोजिट डिकम्पोजिशन, तोड़ दिया हमने, यानी एक कोई चीज होगी जो टूट के कई सारी चीज बन रही होंगी। तो डिकम्पोजिशन में वी हैव वन रिएक्टेंट
and we have several products. बेसिक लाइन ऑफ डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है, कि जहां आपको देखिए कि एक रिएक्टेंट चल रहा है, प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली एक से ज्यादा हैं, एक रिएक्टेंट चल रहा है, सीधा हम क्या उठा के लिख देंगे, डिकम्पोजिशन। एक ही प्रोडक्ट चल रहा है, सीधा क्या लिख देंगे, कॉम्बिनेशन। किसी और चीज से मतलब है ही नहीं, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं ट्रिक्स बताती चलती हूँ ना साथ साथ, ये तुम्हारी काम आएंगी एमसीक्यू को जल्दी करने की। 20 एमसीक्यूज आते हैं इंक्लूडिंग असर्शन रीजन इन योर पेपर, जो अभी तक का फॉर्मेट है। थैंक्स टू द बोर्ड हर बार फॉर्मेट चेंज हो जाता है, बट वी आर प्री इन्फॉर्म्ड, सो नो प्रॉब्लम। अभी तक जो 2 सालों से कोविड के बाद से चल रहा है कि 20 एमसीक्यूज आएंगे, 80 में से 20 यानी 1/4 25% ऑफ द पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो उन 20 एमसीक्यूज का ट्रिक ही यही है कि आपने जितनी जल्दी क्वेश्चन को निपटाना है। तो अगर ट्रिक्स पता है तो हम क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएंगे, ठीक है ना। ठीक, तो हम ये दोनों बेसिक लाइंस हैं, अब इनके रिएक्शन हम तुमको पढ़ाते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे पहला एग्जाम्पल क्विकलाइन स्लेक्ड लाइन, थोड़ा कठिन है याद रखना, बट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कम से कम 3 चैप्टर में यूज हो रहा है, तो वंस यू लर्न इट इट्स गुड। CaO ध्यान देंगे हम, CaO ये सॉलिड में होता है, इसमें मिलाया गया पानी, पानी ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट में मिलाया जा रहा है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका साइंटिफिक नेम है। जिन चीजों का कॉमन नेम दिया है एनसीईआरटी में, मैंने कहा ना एनसीईआरटी जो है वही तुम्हारी गीता, कुरान, बाइबल, अभी यही है, गुरु ग्रंथ साहिब अभी यही है, इसी को पढ़ना है और किसी को नहीं पढ़ना। तो उसमें इसका एक एक्स्ट्रा नाम दिया है क्विकलाइन। क्विकलाइन ये रिएक्शन कहाँ काम आएगा, ये रिएक्शन काम आता है जब हम व्हाइट वॉश कराते हैं, ये तो व्हाइट वॉशिंग में ये यूज होता है। ये सब्सटेंस कलरलेस है, कलरलेस है, मिलाया जाता है पानी में और रिजल्ट भी कलरलेस ही आता है। तो फिर व्हाइट वॉश क्यों, अभी आते हैं उसमें। तो ये प्रोड्यूस करता है CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट एनर्जी। अब देखो मैंने हीट किधर लिखा, राइट हैंड साइड, यानी हीट मेरी रिलीज हो रही होगी, यानी ये रिएक्शन और किसका है, एक्सोथर्मिक का। ठीक, ये कहलाता है स्लेक्ड लाइन। ये भाई साहब भी कलरलेस, और ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जस्ट स्टेटिंग कि जो ऑक्साइड था अब वो पानी में है। ये अकेला बिना एक्वस फॉर्म के काम का नहीं है, इसीलिए ये एक्वस फॉर्म में होता है ताकि फर्दर रिएक्शन हो पाए। तो वो एक पाउडर लाते हैं, उसको घोलते हैं पानी में और वो गर्म हो जाता है। अब फिर वो ये जो पानी है मिक्स, पानी मिक्स, एक्वस है ना, पानी मिक्स, उसको खूब डाला शेक करके, क्योंकि सस्पेंशन है, सस्पेंशन आई होप यू गाइस रिमेम्बर कि पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, तो सस्पेंशन है, उसको खूब सारा विगरली शेक करके फिर वो पुताई कर देते हैं। अब पुताई में होता क्या है, ये चीज CO2 से रिएक्ट करती है। CO2 कहाँ है, हवा में, हवा में CO2 से रिएक्ट करती है और फिर एक वाइट कास्ट आपकी दीवार पे आ जाता है। तो पुराने पेंट के ऊपर सस्ती वाइट कोटिंग ऐसे करी जाती है, चूना कहलाता है। इसको टच करें तो हाथ में कलर आ जाता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। लेटर ऑन नहीं, अच्छा दिया साथ में, इसका रिएक्शन भी कोर्स में है, ठीक है ना। इसका रिएक्शन देखते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो CO2 से मिलाया, तुमने खुद मिलाया नहीं, तुमने से पोत दिया दीवार पे,
वो अपने आप उसने CO2 अब्सॉर्ब करी और बना CaCO3 प्लस वाटर। ये सॉलिड है, ये व्हाइट कलर का है, कलरलेस सब्सटेंस व्हाइट कलर का बन गया, चेंज इन कलर। ठीक, अब इस पानी का क्या, तो दीवारों को तुरंत दूसरा कोट नहीं किया जाता, इट इज लेफ्ट। इवेपोरेशन पढ़कर आए हुए हो, ये पानी अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा और वो चूना एक सॉलिड लेयर की तरह चिपक जाएगा। ऑब्वियसली ये केमिकल रिएक्शन है, ये बहुत हार्ड सॉलिड नहीं है, तुम इसको रब करते हो तो वो हाथ में आ जाता है। समझ में आ गई बात? दिस रिएक्शन, these two set of reaction is used in whitewashing. The above one is a combination reaction, दो चीजें मिलके एक चीज बन रही है। हीट एनर्जी को हम केमिकल नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ एनर्जी है। समझ में आ गई बात? ऑब्वियसली टाइम लगता है, तो जिन कमरों में व्हाइट वॉश होता है विंटर्स के टाइम में पंखे चला दिए जाते हैं। ऑब्वियसली बेडिंग एडिंग हटा ली गई है, गर्मियों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बारिशों के टाइम पे कोशिश करी जाती है कि व्हाइट वॉशिंग ना कराई जाए, और अगर विंटर्स होते हैं तो द रूम इज लेफ्ट एम्प्टी एंड द फैंस आर टर्न्ड ऑन सो दैट एयर फ्लो से वाटर इवेपोरेट हो जाए। समझ में आ गया इतना? ऊपर वाला रिएक्शन आपको कॉम्बिनेशन प्लस एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, नीचे वाला रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है ये हम बाद में देखेंगे, अभी हमने वो टाइप नहीं पढ़ा। आगे जब ये एक्सोथर्मिक की बात हो ही गई है, आपकी किताब में दो चार और एग्जाम्पल हैं एक्सोथर्मिक के, तो वो देखते हैं। कॉम्बिनेशन का दे जस्ट गेव दिस सिंगल एग्जाम्पल, सो कॉम्बिनेशन का यही एग्जाम्पल मुंह जबानी रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कि एक फ्लास्क में आपने कैल्शियम ऑक्साइड के क्रिस्टल्स और पानी को डाला और वो फ्लास्क अपने आप गर्म हो गया और ऐसा लगा कि कुछ प्रेसिपिटेट बना है। वो प्रेसिपिटेट किसका था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया? तो Ca का होता है 2+, OH का होता है सिंगल माइनस, कट तो नहीं रहे, इसको ऐसे मिला, इसको ऐसे मिला, तो ये बन गया Ca, और ये 2 पूरे को मिला है तो एक ब्रैकेट में OH का 2। क्या समझ में आ गया? ठीक है, अब हम एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल्स और देखेंगे। तो मैंने तुमको एक बात बोली थी कि एनर्जी दोनों साइड हो सकती है, जहां ज्यादा उस हिसाब से बात करेंगे। तो कोल को बर्न किया मैंने, बर्न किया भाई, आग लगाइए, एनर्जी दी है, बट वो एक बार की फायर से कितनी देर तक मैंने एनर्जी ली, तो वो हीट एनर्जी टू द प्रोडक्ट साइड इज मोर एज कंपेयर टू द हीट एनर्जी इन द रिएक्टेंट साइड। तो हम मेंशन किस तरफ करते हैं? राइट साइड की तरफ। तो कार्बन को बर्न किया, बर्न बोल दूं तो ऑक्सीजन लिख देना है, इन केमिस्ट्री ओनली। बायो में क्वेश्चन आएगा विद ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन का। ये बन गया CO2, साथ में रिलीज करी हीट एनर्जी। ठीक, ऐसे ही कार्बन बर्न किया मैंने, मीथेन या कोई भी फ्यूल बर्न किया, क्योंकि हाइड्रोजन और ऐड हो गया है, तो ये CO2 के साथ साथ वाटर भी प्रोड्यूस करता है टू रिलीज हीट एनर्जी। जरा ऊपर वाला रिएक्शन देखें, ये एक्सोथर्मिक के साथ साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। कार्बन और ऑक्सीजन दो चीजें मिल रही हैं क्या बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, एक चीज बन रही है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ऐसे ही ग्लूकोज, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? खाना खाया कि नहीं खाया? खाना खाया, फिर सांस ली, तुम्हारा फूड हो गया बर्न, तुम्हें मिल गई एनर्जी ATP के या हीट एनर्जी, कुछ भी ले लो इसके फॉर्म में, और
CO2 तुमने एक्सेल कर दिया, वाटर तुम्हारे बॉडी ने अब्सॉर्ब कर लिया। हीट एनर्जी या एनर्जी यहां ज्यादा मिली, किस साइड है ये, प्रोडक्ट्स की साइड, तो ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। समझ में आया? तो हमारे पास दो एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन के। पहला है क्विकलाइम विद वाटर, दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन विद ऑक्सीजन। समझ में आ गया? एक और रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक है, जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हो वाटर प्रोड्यूस होता है। आप नहीं मिलाते हो, भगवान जी ऊपर, नॉट भगवान जी बट द नेचर, वो मिला रहा है बहुत हाई अप क्लाउड्स में। जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होता है, क्लाउड्स डिस्चार्ज करते हैं, तो इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है, रेनफॉल होती है। ठीक है, तो ये तीन रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन, दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन, दिस इज ओनली एक्सोथर्मिक, दिस इज ओनली एक्सोथर्मिक। ये अभी तक हमने एक और रिएक्शन, दो और रिएक्शन पढ़े, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला और कैल्शियम ऑक्साइड वाला। ठीक, आगे हम देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन के। हमने अभी तक टोटल 4, यहाँ 2 क्विकलाइम वाली और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, टोटल ऑफ 7 रिएक्शंस हमने देख ली। आगे आते हैं डीकंपोजिशन पे। नाम क्या बता रहा है, कोई चीज टूटेगी, डिकम्पोज होगी। तो ये डिकम्पोज करना ये थोड़ा आसान काम नहीं है। डिकम्पोज करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे कॉम्बिनेशन में तुमने 3 रिएक्शन देखे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्विकलाइम प्लस वाटर, तीनों में एनर्जी रिलीज हुई। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ज्यादातर एक्सोथर्मिक होते हैं, रिलीज होती है, अपने आप ही कंबाइन कर जाते हैं। डिकम्पोजिशन आपको बॉन्ड्स ब्रेक करने, तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। यानी ये एनर्जी आप कौन सी साइड लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे। और अगर लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हो तो ये कैसा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक। अब ये डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 हिस्सों में बांट दी, 3 हिस्से। एक डिकम्पोजिशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले इसलिए ये लिख रही हूं क्योंकि इसमें एक ही रिएक्शन है। एक डिकम्पोजिंग यूजिंग थर्मल या हीट एनर्जी, इसमें आपके 3 रिएक्शंस गिवन है। और एक है तुम्हारा यूजिंग सनलाइट या सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी, इसमें एग्जाम्पल एक ही है, उसी को मैं 3 तरीके से लिखवाऊंगी। एग्जाम्पल एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3, 3 और 1, 7 रिएक्शंस और आने वाले हैं। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी जब डाली जाती है तो क्या होता है, ये वाटर, इसको जब इलेक्ट्रिसिटी से पास कराया गया तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। यूजुअली जो ये एनर्जी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में लिखी जाती है, ये यहां प्लस ना करके एरो के ऊपर फॉर्म ऑफ एनर्जी लिख सकते हैं। तो आप यहां इलेक्ट्रिसिटी लिख दीजिए, काम हो गया। वाटर इज लिक्विड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस। व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी टू द वाटर, इट सेपरेट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तुम पढ़कर आए हुए हो कि 2:1 के रेशियो में कंबाइन है, राइट। तो हाइड्रोजन ज्यादा वॉल्यूम में प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन कम वॉल्यूम में प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। आगे आते हैं थर्मल। थर्मल, अच्छा इन दोनों का चेक। हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विद पॉप साउंड। ऑक्सीजन गैस को अगर हम किसी बर्निंग कैंडल के पास ले जाएं तो वो और जोर से फ्लेम करने लगेगी,
क्योंकि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। ये सारे नोट्स हम लिखवा चुके हैं, नोट्स आप कॉपी कर लीजिएगा, अभी समझिए, ठीक है ना। थर्मल, थर्मल में 3 रिएक्शन। पहला रिएक्शन है कि फेरिक सल्फेट, अब मैंने नाम बोला, अब मैं उस हिसाब से फॉर्मूला लिखूंगी। फेरिक सल्फेट, दिस फेरिक सल्फेट, अच्छा इसमें फेरस लिया है, कोई बात नहीं, दोनों चल जाएंगे, दोनों रिएक्शन हो जाएंगे। फेरस सल्फेट रिएक्ट, कंपाउंड बदल गए, क्यों बदल गए? वैलेंसीज अलग हैं, तो वैलेंसी हमें लर्न करना जरूरी है। फेरस सल्फेट, Fe की 2+, सल्फेट की 2- कट गई, कुछ एक्सचेंज हुआ नहीं, FeSO4। इसको जब हम बहुत हीट करते हैं तो प्रोड्यूस होता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड ये पॉइजनस गैस है, रोटेन एग का स्मेल देती है, पॉइजनस गैस है, तो हम इसको इनहेल नहीं करते, ठीक है ना। सेकंड, अब ये मैंने बोला फेरिक ऑक्साइड, फेरिक, फेरस की 2+ है, फेरिक की 3+, ऑक्सीजन की 2- आपस में कट नहीं रहे, एक्सचेंज हो गई वैलेंसी, Fe के साथ आया 2 और O के साथ आया 3, तो इसको बोला फेरस सल्फेट, वेराज इसको बोला फेरिक ऑक्साइड। SO2 और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखो कितने रिएक्टेंट्स थे, एक, प्रोडक्ट कितने बने, 3, यानी ये क्या हुआ, डिकम्पोज हो गए। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा एनर्जी मांगता है, ऊपर इलेक्ट्रिसिटी मांगी तो यहाँ पे उसने थर्मल या हीट एनर्जी मांगी। चाहो तो यहाँ प्लस करके लिख दो या एरो के ऊपर लिख दो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड नहीं लिखना है, हीट रिलीज नहीं हो रही, हीट अब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है। आगे हमने फेरस सल्फेट लिया, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी हीट किया तो प्रोड्यूस हुआ क्विकलाइम प्लस CO2, क्विकलाइम प्लस CO2। तो जो चूना होता है उसको अगर हीट करते हैं तो वो वापस सॉलिड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। अगेन इसको हीट एनर्जी चाहिए, ये कैसा रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक प्लस एक रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, तो ये कैसा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गया। अब आए इन पे, ये बता दिया मैंने पॉइजनस है, ये बता दिया मैंने पॉप साउंड, ये बता दिया मैंने कि ये बर्निंग कैंडल का फ्लेम और बढ़ा देगी, इनका भी कुछ बताऊं। तो CO2 या तो आप कैंडल के पास ले जाओ, एक्सटिंग्विश कर देगी, ये आसान वाला है। अगेन फिजिकल चेंज हमें नहीं मेंशन करने, तो कठिन वाला CaOH होल ट्वाइस में CO2 जब मिलाया जाएगा, यानी स्लेग्ड लाइम में, पुराना ही रिएक्शन है, स्लेग्ड लाइम में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है कि उसको कलरलेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डालना है। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है कि उसको कलरलेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डालना है। वो क्या कर देगा, उस सॉल्यूशन को वाइट कलर का कर देगा, कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का होता है। समझ में आ गया। ये 2 रिएक्शन थर्मल थे। एक और है थर्मल, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, हीट करा मैंने तो बना लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यूज बता चुकी हूं। एक रिएक्टेंट है,
कई सारे प्रोडक्ट हैं, कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन। हीट एनर्जी राइट साइड नहीं लिखी है, लेफ्ट साइड लिखी है, कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। कौन सी वाली एंडोथर्मिक? हीट वाली, टेम्परेचर ही बढ़ रहा है। अब इसका यूज, तो ये NO2 जो है ये ब्राउन फ्यूम्स है, ब्राउन फ्यूम्स देता है, ठीक। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? H2 पॉप साउंड के संग बर्न करता है। ऑक्सीजन आप बर्निंग कैंडल पे ले आओ, फ्लेम बड़ा कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पहले तो कैंडल फ्लेम बुझा देगा, ये रिएक्शन नहीं लिखना है। लिखना क्या है कि स्लेक्ड लाइम में ऐड करने पे कलरलेस क्या बना देता है? वाइट कलर का। फिर SO2 SO3 पॉइजनस है, रोटेनेक की तरह स्मेल करेंगे। और लास्ट वाला NO2 ये ब्राउन फ्यूम्स निकालेंगे, मतलब ये गैस कलर्ड गैस, ब्राउन कलर के फ्यूम बाहर आएंगे। इतना समझ में आ गया? तो अभी हमने देखे 3 रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन के, एक रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी का। अब एक रिएक्शन एक है सनलाइट का, बनाया हमने 3 चीजों से। तो AgCl2, AgBr2, AgI2, ये तीनों व्हाइट कलर के Cl2 Br2 I2 कहलाएंगे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। शर्त क्या है? सनलाइट चाहिए, हीट नहीं चाहिए। अगर हीट लिखी है, एक रिएक्शन में दिखा देती हूँ, अगर हीट लिखी है यहाँ कट्टम लगाकर आना और लिखना नो रिएक्शन, नॉट पॉसिबल, बिना फोटॉन्स के ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। दे नीड दैट एनर्जी, सिर्फ हीट से काम नहीं चलेगा, सनलाइट चाहिए ही चाहिए। अब फिर होता क्या है? दे ब्रेक डाउन, किस चीज में? सिल्वर बनाते हैं प्लस क्लोरीन गैस बनाते हैं। एक सेकेंड, दोनों की वैलेंसी +1 -1, AgCl है, AgBr है, AgI है। 1 AgCl2 AgBr2, और क्योंकि यहां मैंने हीट दी है तो रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर मैं सनलाइट दे दूंगी या किसी भी फॉर्म की लाइट, नॉट जस्ट सनलाइट, व्हाइट लाइट इज रिक्वायर्ड, सनलाइट दे दूंगी तो ये बन जाएगा Ag+I2। ये तीनों व्हाइट, रिएक्शन बिल्कुल सेम है, इसको 3 मत गिनो, उसको एक ही गिनो, रिएक्शन बिल्कुल सेम है, बट ये तीनों व्हाइट हैं और ये तीनों सिल्वर। ये तीनों गैस है, उड़ जाती है। इन गैसेस का टेस्ट NCERT में नहीं लिखा है, तो उसमें आपको बॉदर होने की जरूरत नहीं है, ये नहीं आएगा पेपर में, ठीक। याद क्या रखना है? अनटिल अनलेस सनलाइट इज मेंशन्ड, ये रिएक्शन करके नहीं दिखाना है। व्हाइट लाइट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई भी व्हाइट लाइट होगी काम हो जाएगा। तो ये था डिकम्पोजिशन। अभी तक हमने टोटल ऑफ 14 रिएक्शंस पढ़े हैं। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से बर्न किया है, ऑक्सीजन में बर्न किया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम को वाटर में डाला है और वो बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हीट एनर्जी रिलीज हुई है। कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न किया है, बना है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एनर्जी रिलीज हुई है। H2 और O2 को कंबाइन किया है, बना है वाटर, एनर्जी रिलीज हुई है। फिर और रिलीजिंग ऑफ एनर्जी वाले रिएक्शंस हमने देखे, जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन में बर्न किया तो बना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP या एनर्जी जो हमारी बॉडी में होती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर हम मीथेन को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी रिलीज होती है। ये सारे हमारे कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस थे। एंडोथर्मिक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आते हैं। तो पहले जो बोर्ड पे लिखे हैं सनलाइट के माध्यम से, सनलाइट नहीं लिखी होगी या व्हाइट लाइट नहीं लिखी होगी तो ये रिएक्शंस नहीं होंगे। AgCl, AgBr, AgI
सनलाइट में Ag+Cl2 Ag+Br2 Ag+I2 बन जाता है, क्योंकि एक रिएक्शन, एक कंपाउंड दो में ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोजिशन कहलाएगा। एनर्जी लग रही है तो ये एंडोथर्मिक कहलाएगा। कौन सी एनर्जी लग रही है? सनलाइट की। इसके बाद जब इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होती है डिकम्पोज करने के लिए, जो हमने H2 और O2 को मिलाया था पिछले, तो H2 और O2 टूट भी सकते हैं वाटर से। तो वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। हाइड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन कम। उसके बाद तीन रिएक्शन हमने देखे जो थर्मल डिकम्पोजिशन के थे, यानी हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और वो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। फिर हमने फेरस सल्फेट को हीट किया, वो बना फेरिक ऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया और वो बना लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इन कुछ में हमने कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देखी कि H2 निकलता है तो पॉप साउंड के संग बर्न होता है, ऑक्सीजन निकलता है आपके बर्निंग फ्लेम के पास ले जाओ फ्लेम बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है आप उसको क्या कहते हैं कैंडल के पास ले जाओ कैंडल बुझ जाएगी, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस के पास ले जाओ तो वो कलरलेस सोल्यूशन व्हाइट कलर का हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है। SO2 SO3 पॉइजनस गैसेस हैं, रोटन एग जैसा स्मेल करते हैं, और NO2 ब्राउन कलर के फ्यूम्स का होता है। तो ये था हमारा जिस्ट। अब हम आते हैं अलग तरीके के रिएक्शन पे, जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, ये सिल्वर वाले रिएक्शन ये यूज होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए ट्रिक ये है कि ऐसा है जी, एक एलिमेंट है जो ज्यादा स्ट्रांग है दूसरे एलिमेंट से, तो दूसरा एलिमेंट अगर कंपाउंड बनाया हुआ होगा तो उससे कहेगा तुम जाओ, हम ज्यादा स्ट्रांग हैं, हम रखेंगे तुम्हारे पार्टनर को। सो इट डिस्प्लेसेस वन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द अदर। अब ये डिस्प्लेस कैसे करेंगे, तो हमें पूरी सीरीज पता होनी चाहिए। उसकी एक ट्रिक मैंने बनाई थी, मैंने लिखवाई थी ट्रिक, ठीक है। सो KNaClHbPbHCOHgAgAuPt। रिएक्टिविटी कम हो रही है, लर्न कैसे करेंगे। K is for potassium, N is for sodium, C is for calcium, M for magnesium, A for aluminium, Z for zinc, I Fe का I for iron, then L for lead Pb। H पे मैंने ब्रैकेट इसलिए लिखा है, ये सारे तुम्हारे मेटल्स हैं, तो H क्यों बीच में, कोई बता पाएगा कि H क्यों बीच में? इसी वजह से कुछ हिट एंड ट्रायल। वैलेंसी H की याद होगी, दोनों रखता है, ये रखता है तो हाइड्रोजन होता है, ये रखता है तो हाइड्राइड होता है। ये सारे कैटायंस हैं, मेटल्स हैं। जब वो भी कैटायन हो सकता है तो उसको भी कंपेयर किया जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गई बात? क्योंकि ये इस सीरीज में नॉन मेटल होने के बावजूद अपनी पोजीशन इसीलिए लिए हुए है क्योंकि H भी कैटायन फॉर्म करता है। क्लियर हो गई बात? और कैटायन फॉर्म करता है तो मेटल से कंपेयर हो सकता है। ठीक, तो H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कॉपर,
M फॉर मरकरी Hg, Ag है तुम्हारा सिल्वर, Au है तुम्हारा गोल्ड और प्लैटिनम है तुम्हारा P। लर्न कैसे करेंगे? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, I like happy and cute monkeys and silly goofy penguins। तो ये ऐसे लर्न करने का है, थोड़ा सा बेकार है बट यही ट्रिक ढूंढ पाए हम। इन लोग को एक और चीज, एक और ट्रिक लिखवाइए बट अभी के लिए। सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई लाइक हैप्पी एंड, अब ये वाला एंड ऐसे लिख दो, हैप्पी एंड क्यूट मंकीज एंड सिली गूफी पेंगुइन्स। तो आप ऐसे ये ऑर्डर कर सकते हो। पोटेशियम सबसे स्ट्रॉन्ग, नीचे में कोई भी हो उसको धक्का दे देगा, ठीक। फिर सोडियम, कैल्शियम इस ऑर्डर में। तो यहाँ पे अब रिएक्शंस जो आने वाले हैं उन पे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हर साल, मैं पिछले 5 साल से बोर्ड का पेपर चेक कर रही हूँ, 1 साल स्किप हो गया, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। कलर चेंज में भी आता है। तो ये रिएक्शन जब हर बार आ रहा है तो इसको रीजनिंग को स्टडी करना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे पहला है CuSO4 कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, ठीक। इसको जिंक से रिएक्ट करवाया। अब बताओ, ये SO4 को देखेंगे ही नहीं बच्चे, क्यों? SO4 एनायन है, माइनस में है, वो सिर्फ एक्सचेंज होने के लिए बना है, उसका कोई खास रोल नहीं है, ठीक है ना। तो SO4 तो रहेगा। अब कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग या जिंक ज्यादा स्ट्रॉन्ग? जिंक आएगा, भगा देगा कॉपर को। तो बन क्या जाएगा? ZnSO4, क्योंकि कॉपर और जिंक दोनों की वैलेंसी 2+ है तो खास चेंज नहीं आ रहा है, प्लस Cu। अब समझो, ये वाला जिंक यूज हो रहा है ना, ये वाला जिंक यूज हो रहा है ना, तो ये खत्म होता जाएगा, और कॉपर बन रहा है तो ये इंक्रीज होता जाएगा। इतनी बात समझ में आई? दूसरा, ये ब्लू कलर का है, ये कलरलेस है, ये कलरलेस है, ठीक। कॉपर ऑब्वियसली ब्राउनिश कलर का आएगा। अब ये रिएक्शन कैसे पूछा गया था पिछले साल? तो उन्होंने कहा जिंक की हमने प्लेट ली, उसमें हमने कॉपर सल्फेट डाल दिया, क्या हुआ? तो बहुत कुछ हुआ। पहले तो वो नीला रंग कॉपर सल्फेट कलरलेस सॉल्यूशन में बदल गया, नंबर 1। नंबर 2, जिंक की प्लेट में छेद हो गए। क्यों हुए भाई? जिंक तो यूज हो रहा है ना, तो वो जहां जहां से यूज होगा वहां वहां से वो गायब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब एक ब्राउन कलर की कोटिंग उस प्लेट पे आ गई। वो ब्राउन कलर की कोटिंग कौन है? कॉपर की। बात समझ में आ गई, ठीक। तो यहाँ पे आपको कलर चेंज वाला मिल गया। एक और रिएक्शन बिल्कुल इसी की बहन, CuSO4 प्लस Fe। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग? कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग? Fe। तो बनाएगा FeSO4। अगेन फेरस ही यूज हो रहा है इस रिएक्शन में, प्लस Cu। फिर वही बेचारे Cu के संग नीला रंग था, अब कलरलेस नहीं होता है, अब ये बन जाता है ग्रीन, ठीक। आयरन, आयरन इस्तेमाल हो रहा है ना, तो आयरन कम होता जाएगा। कॉपर बन रहा है तो कॉपर बढ़ता जाएगा। तो अब हुआ क्या कि ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया बीकर में और एक आयरन नेल डिप कर दी। वो आयरन नेल यूज हो रही है तो नेल की थिकनेस कम होती जाएगी, फिर नेल के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आती जाएगी और सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन। समझ में आ गया? ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार रीजनिंग के लिए आते ही आते हैं, डेफिनेटली आएंगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर FeSO4 है और इसमें मैंने कॉपर डाल दिया, क्या होगा? कौन स्ट्रॉन्ग? Cu स्ट्रॉन्ग कि Fe स्ट्रॉन्ग? Fe।
तो बना रहे, रखो कॉपर, हमें क्या है, हम नहीं चेंज होंगे। यहां पर आएगा नो रिएक्शन। तो ऐसे भी आपको बॉदर किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली आपको इस वाले में, डिस्प्लेसमेंट वाले में, ये दो रिएक्शंस तो बहुत ही ज्यादा जरूरी। एक रिएक्शन और दिया है, वो बताते हैं। सीरीज लर्न होगी तभी बता पाओगे कि डिस्प्लेस होगा या नहीं। वैलेंसीज लर्न होंगी तभी केमिकल कंपाउंड बना पाओगे। तो वैलेंसी वाला चार्ट मैंने बनवाया है, तो वो लर्न करना इज मैंडेटरी, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन जो इन्होंने दिखाया है, लिखा है लेड डाला है कॉपर क्लोराइड के मिक्सचर में, और लेड क्लोराइड बन गया, क्योंकि ऑब्वियसली लेड जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर निकल गया। अगेन जो लेड का टुकड़ा है सिल्वरिश फिनिश का होता है, उस पे ब्राउनिश कलर की कॉपर कोटिंग आ जाएगी। लेड का टुकड़ा खुद ब खुद पतला हो जाएगा क्योंकि वो यूज हो जा रहा है। कलर का चेंज इसमें नहीं बताया गया। समझ में आ गई ये बात, ठीक। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ यू आर फोकसिंग इन टर्म्स ऑफ रीजनिंग। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, केस स्टडी का क्वेश्चन है, आते हैं 3 मार्क के 5 मार्क के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि केमिकल ए ब्लू इन कलर, तुमको पता होना चाहिए वो कौन सा केमिकल है, कॉपर सल्फेट। चेंजेस टू केमिकल बी ग्रीन इन कलर, तुमको पता होना चाहिए कौन सा सोल्यूशन है, फेरस सल्फेट। व्हाट लेट्स से सी मेटल इज एडेड, तो नेम द मेटल, सो आयरन, आयरन कॉपर सल्फेट में आयरन ऐड कर रहे हैं तभी तो फेरस सल्फेट। सी मेटल इज एडेड तो आयरन, डी मेटल इज फॉर्म्ड कॉपर। व्हाट विल बी द कलर ऑफ द डी मेटल, ब्राउनिश कलर। तो ये ऐसे, ये 5 नंबर का केस स्टडी तुम्हारा आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, आता ही आता है। अब इससे कोई रिलेशन ना रखता हुआ बट सेम नाम रखता हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई रिएक्टिविटी मैच नहीं कराई जाती है एज ऑफ क्लास 10th सिलेबस, ठीक है। अगर रिएक्शन दिया है, जैसे इसमें मैंने अभी तुमको एक एग्जांपल दिया था ना कि अगर फेरस सल्फेट में कॉपर मिला दे तो क्या होगा, तो तुमको टेक्निकली लिखना है रो रिएक्शन। ऐसा ट्विस्ट तुम्हारे डबल डिस्प्लेसमेंट में नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट में एक शिफ्ट हो रहा था, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों शिफ्ट होंगे, यानी दोनों के एनायंस और कैटायंस, दोनों कंपाउंड्स के एनायंस और कैटायंस इंटरचेंज हो जाएंगे। बट शर्त क्या है इंटरचेंज की, कि जो कंपाउंड बनेगा उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तुम आने वाले चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी पढ़ोगे। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है, यानी एक एसिड एक बेस से मिलता है और एक सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो ऐसा ही कुछ दिया भी है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 क्यों बना, क्योंकि Na की वैलेंसी थी 1, SO4 की थी 2-, SO4 पे कुछ नहीं आया, 2 आ गया Na पे। प्लस बेरियम क्लोराइड, Ba की थी 2+, Cl की थी 1-, तो Ba का 2 उधर चला गया। ये बनाता है, Ba के पास Cl है ना, ध्यान से देखना, Ba के पास Cl है, तो अब Ba के पास कौन होगा, SO4। Na के पास SO4 है, तो अब Na के पास कौन होगा, Cl। तो BaSO4, ये भी 2 था, ये भी 2 था, कट गया, दोनों को कुछ नहीं मिला, BaSO4। आगे प्लस Na के पास भी 1 है, Cl के पास भी 1 है, इसको कुछ नहीं मिला, ये भी बन गया NaCl। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी एनायंस और कैटायंस आपस में इंटरचेंज हो रहे।
यहाँ पे कोई ये कंडीशन नहीं है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव, कौन कम रिएक्टिव। समझ में आ गया? दैट एंड्स टुडेज लेक्चर। थैंक यू क्लास।